सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफकत, आपका फ़िक्री हमसफ़र, आपका फ़िक्री दोस्त। हमारा ये वीलॉग गुज़श्ता से पेवस्ता है। पिछले एपिसोड में हमारी बात हो रही थी खालिद अहमद साहब के शेर के ऊपर, जो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाता है और मैं रिपीट भी किए देता हूँ। यूं लगा मैं गले से कातिल के, हो गया था लहू लहू वो भी। तो नाज़रीन, पिछले हिस्से में हमने बात की इस शेर के हवाले से, कुछ इसकी मुक़द्दरात खोलने की कोशिश की अपने तई, और कुछ इनके जो शेर के मुख्तलिफ कसीरुल जहत तलाज़माती पहलू थे उन पर भी कुछ बात करने की कोशिश की। उम्मीद है आपके जहन में वो एपिसोड मौजूद होगा, नहीं है तो इस स्क्रीन के एंड के ऊपर उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। हमने दो सेगमेंट्स कवर किए थे पिछले एपिसोड में, एक नसरी तरतीब और एक तलाज़माती निज़ाम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो लफ्ज़ी बंदोबस्त है। तो नाजरीन, खालिद अहमद साहब जितने कादिरुल कलाम शायर हैं फ़िक्री हवाले से, फ़नी हवाले से, ये तो हमने पिछले हिस्से में शायद कुछ ओपन अप करने की कोशिश कर ली है। लेकिन एक बात जो सभी को मालूम है, जिनका भी थोड़ा बहुत शगफ है आजकल की या पिछले 20-22-25 सालों की वक्त में जिसका शायरी से शगफ रहा है, वह एक तो खालिद अहमद साहब के नाम से वाकिफ़ है यकीनन, और दूसरा वो ये भी जानता है कि खालिद अहमद साहब की जो सर्फ़ व नहव पे, ग्रामर पे, जो लफ्ज़ियात के ऊपर दस्तरस थी, वो कमाल नौइयत की थी, उस्ताद आदमी थे। तो लिहाजा खालिद अहमद साहब की मैंने तो जितनी भी शायरी पढ़ी, जितनी मुझे तौफीक हुई, उसमें मैं हमेशा सीखा है कि लफ्ज़ किस तरह, कौन सा लफ्ज़ कहाँ आता है, उसका बंदोबस्त क्या है, खालिद अहमद साहब ने किस तरह उसको बांधा है। अगर खालिद अहमद साहब ने इस तरह बांधा है तो भाई यही इस तरतीब और यही ट्रीटमेंट इस लफ्ज़ का मुनासिब है। खैर, ये तो मेरा उनसे ज़ाती एक ताल्लुक़ है, इसकी ये वजह भी हो सकती है, लेकिन जिसके ऊपर सब लोग मुत्तफ़िक हैं वो ये है कि उनकी जनरेशन में उनसे ज़्यादा परफेक्ट शायर फ़नी हवाले से कोई और नहीं था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके भी जो असातिज़ा हैं उन सब का यही मानना था। तो जब हम इस शेर के लफ्ज़ी बंदोबस्त पर आते हैं तो मुझे दो इसमें बहुत अहम अल्फाज नज़र आते हैं जिन पर इस शेर की इमारत खड़ी है। एक तो है कातिल, यूं लगा मैं गले से कातिल के। फ़िक्री हवाले से जो इसकी इंटरप्रिटेशंस हैं वो हमने पिछले एपिसोड में, पिछले हिस्से में बात की उसके ऊपर। कातिल के, अब उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कातिल। अच्छा, अब इस कातिल, एक कातिल लफ्ज़ बज़ाहिर नज़र आपको आता है, वही कातिल अदाएँ, फिल्मी पोइट्री भी ऐसी ही चल रही है, वो बहुत पुरानी जो क्लासिकी अल्फाज हैं वहाँ भी यही है, महबूब को कातिल कहना। और देखने में ये लगता है कि यार ये कोई बहुत क्लीशे किस्म का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन खालिद अहमद साहब का कमाल ही है। अब ये देखिए कि यूं लगा मैं गले से कातिल के, हो गया था लहू लहू वो भी। अच्छा, अब वो जब गले लग रहा था, देखें गले लगने के ऊपर भी हमने बात की, लेकिन अगर हम आप रिफ्लेक्स एक्शन भी देखें तो गले तभी लगता है, या गिरबान पकड़ना सहारे के लिए गिरते हुए, जिस तरह मर्जी उसको इंटरप्रेट कीजिए। तो उस वक्त तक तो ये बिस्मिल था ना, ये मकतूल तो नहीं था स्पीकर शायर। तो यूं लगा मैं गले से कातिल के, यानी कि जब मैंने गले से कातिल के लगा तो उस शख्स के लगा जिसने मुझ पर पे दर पे वार किए थे। अब चाहे वो खंजर के हों, चाहे अशवा गमजा के हों, लेकिन जिसने मुझ पर वार किए थे, जब मैं उसके गले लगा तो यानी मैं अभी कत्ल तो नहीं हुआ था, मैं मकतूल तो नहीं था। तो अगर मैं मकतूल नहीं था तो फिर वो कातिल कैसे हो गया? तो यूं लगा मैं गले से कातिल के। अब यहाँ पे आप ये लफ्ज़ देखिए, ये लफ्ज़ का इस्तेमाल देखिए कि कातिल कहे कि उन्होंने दो चीज़ें शो की हैं और वो दोनों 180 डिग्रीज पे,
और ये मैं समझता हूँ मौजज़ाती ट्रीटमेंट है लफ्ज़ का। शायद शायर को गिफ्ट होता है, अल्लाह की तरफ से हदिया होता है इस तरह की ट्रीटमेंट, जब बिल्कुल शामिल हाल हो जाती है शेर के अंदर। कि पहली बात तो ये देखिए कि जब मैं, जिस तरह मैंने अभी अर्ज़ किया कि अगर मैं उसके गले लग रहा हूं तो मैं जिंदा हूं ना, मैं अभी मरा तो नहीं हूं। और क्या पता जितनी मर्जी गहरी चोटें हैं, मैंने मरना है कि नहीं मरना, लेकिन चले हम मान लेते हैं कि भाई आपको ये पता चल गया कि इतनी गहरी चोटें लग गई कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा। भाई आखिरी वक्त भी आ पहुंचा तो जिस वक्त आपने कातिल को गले से लगाया उस वक्त वो ना आप मकतूल थे ना वो कातिल था, तो आपने उस लम्हे में उसको कातिल कैसे करार दे दिया? तो आप ये देखिए कि ये एक ऐसे शेरी तजुर्बे का और एक ऐसे शेरी वफूर का और एक ऐसे जज्बाती और ताल्लुक के वफूर का बयान है कि भाई आपने मेरे जो भी वो, हम इससे इस बहस में नहीं पढ़ते कि कातिल महबूब था या दुश्मन था या दोस्त था, ये सब तलाज़मे और ये सब रिवायतों में इंटरनेशनली और हमारे लोकल रिवायतों में भी ये सब कुछ शामिल है। लेकिन ये बात बहरहाल वाज़ेह हो रही है कि वो एक उस कातिल का उस मकतूल से रिश्ता ये था कि जब उसने कातिल ने मकतूल के ऊपर कारी वार कर दिया तो कतई नज़र इसके कि मकतूल फिजिकली जाँ बहक हुआ है या जाँ बहक नहीं हुआ, द मेयर फैक्ट कि उसने एक कारी ज़रब लगा दी, एक फेटल ब्लो लगा दी मकतूल के ऊपर कातिल ने, तो यही चीज उसको कातिल साबित करने के लिए काफी है। क्योंकि जज्बाती सतह के ऊपर आपने तो उसको कत्ल कर दिया ना, मकतूल को या अपने आशिक को या अपने दुश्मन को। तो यहां पे खालिद साहब ने कातिल का लफ्ज उस लम्हे से जोड़कर यह साबित किया है कि जब आपने वार कर दिया और कारी वार कर दिया, उसके बाद बचाने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, वो हमेशा बचाने वाला जो है वो मारने वाले से बड़ा होता है। लेकिन एज फार एज द एग्रेसर इज कंसर्न्ड, वो कातिल बन चुका है। आपने किसी को गोली मार दी, आप कातिल बन गए, वो किस्मत से बच गया, उसको मौजज़ा हो गया, वो एक दूसरी बात है। हमारा लॉ तो ये कहता है ना कि जी अगर कत्ल नहीं हुआ, वो मकतूल बच गया, तो उसके ऊपर कत्ल, इकदामे कत्ल का मुकदमा कायम होगा, कत्ल का मुकदमा कायम नहीं होगा। लेकिन शायर ये बात नहीं मानता। शायर कहता है कि अगर कत्ल करने का इकदाम किया गया है तो भाई वो कत्ल ही है, और जब मैं उस वार से मगलूब होकर गिरूंगा और सहारे के लिए उसके गले लगूंगा तो उसको कातिल ही कहूंगा और उसको कातिल ही माना जाएगा। तो ये एक कातिल के हवाले से आप हम ये कह सकते हैं प्रीफेस में ये बात चल रही है। और दूसरी बात ये भी है कि इससे ये भी कातिल के इस्तेमाल से ये भी अब पता चलता है, अगर हम दूसरी तरफ आ जाए, कि जब उस लम्हे, ये जिस लम्हे की ये बात हो रही है, जब वो लम्हा गुजर गया तो कातिल जो है वो कातिल बन चुका था, मकतूल जाँ बहक हो चुका था, वो मकतूल भी हो चुका था। तो इसलिए ये बात उसी वक्त तय हो गई थी कि ये वार करने वाला जो है यह कातिल ही है, और इसका वार कारी ही गया है और कारी ही जाएगा। तो इस हवाले से आफ्टरवर्ड्स भी आकर वो कातिल होना ही उसका साबित होता है। लेकिन यहाँ पे जो कातिल का लफ्ज़ उन्होंने उसी लम्हे में क्यों इस्तेमाल किया जब अभी कत्ल का अमल मुकम्मल हुआ था, लेकिन अभी मकतूल की जान खारिज नहीं हुई थी, रूह खारिज नहीं हुई थी उसके जिस्म से। तो उसकी उस लम्हे को बयान करने का मकसद ये है कि कातिल का जो लहू लहू होना है, यानी मकतूल के लहू से भी और अपनी रूहानी तजुर्बे में तब्दीली के हवाले से भी, जो उसका लहू लहू होना है वो उसके साथ रहेगा मकतूल के कत्ल होने के बाद भी। ये गिल्ट कह दें इसको, ये चेंज कह दें, ये कत्ल, ये लहू लहू होना उसके साइकी में से, उसकी ज़िंदगी में से
का एक उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और अब वो जितना मर्जी अपने आप को चेंज कर ले, तौबा कर ले, तायब हो ले, बदल जाए, लेकिन जो अमल वो कर चुका है वो उसके नतीजे में कातिल ही बरकरार रहेगा। तो ये एक कातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके जो बादियों नज़र में बहुत ही क्लीशे लफ्ज़ है, खालिद साहब इतनी गहरी जो गिरें हैं वो खोलने पर कादिर है। अच्छा, और दूसरा लफ्ज़ जो है वो लहू लहू होना। तो अब जिस तरह मैंने वो इंट्रो में आपसे अर्ज़ किया था हिस्सा अव्वल में तलाज़माती निज़ाम और नस्री तरतीब के सेगमेंट में, कि लहू लहू होना मुहावरा है और लहू होना मंजर भी है, एक स्टेटमेंट भी उसको कह सकते हैं। तो इन दोनों स्टेटमेंट को और ख्याल को उन्होंने एक मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए यकजा किया है, जिसने इसमें एक तलाज़माती खूबसूरती पैदा की है। तो अब ये देखिए, इससे कतई नज़र के ये लहू जो है ये रदीफ़ की मजबूरी है, इससे कतई नज़र देखिए आपको मैं 2 शेर अर्ज़ किए देता हूँ असातिज़ा के, कि अश्क आंखों में कब नहीं आता, लोहू आता है जब नहीं आता। शायद मीर का शेर है, मैं माफ़ी चाहूँगा अगर नहीं है उनका, लेकिन बहरहाल असातिज़ा में से किसी का शेर है। दूसरा शेर है अपना गालिब का, कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो हमें ये पता चलता है ज़बान की ट्रीटमेंट से, मुहावरे के इस्तेमाल से, कि लहू किसको कहते हैं और खून किसको कहते हैं। जो रगों में दौड़ता फिर रहा है ना, जो आपकी बॉडी के अंदर है, वो है खून। और जब वो खून का इखराज होता है किसी भी हवाले से आपके जिस्म से बाहर, तो उसको कहा जाता है लहू। ठीक है जी। तो इस बारीक फर्क को भी ये शेर वाज़िया कर रहा है। आप ये देखिए कि खालिद अहमद साहब जब शेर कहते हैं तो वो क्या क्या कुछ आपको या किसी शायर को या किसी कारी को जो उनके शेर की तरफ तवज्जो करे, क्या क्या कुछ सिखा के जाते हैं। लहू का मतलब भी वो आपको समझा के जा रहे हैं। यहाँ पे खून का लफ्ज़ अगेन कतई नज़र के ये काफ़िए की मजबूरी है। ये लफ्ज़ काफ़िए की मजबूरी की वजह से नहीं आया। असील शायर ये काम नहीं करते। खालिद अहमद साहब के पाए के शायर ये काम नहीं करते। वो ऐसा कोई लफ्ज़ अगर वो काफ़िए की मजबूरी साबित हो जाए तो फिर तो वो इजाफी हो जाएगा। बड़े शायरों के यहाँ ऐसा नहीं होता। बड़े शायरों के यहाँ लफ्ज़ वो आता है जो लफ्ज़ वहाँ पे रहना डिजर्व करता है। तो इधर आप ये देखिए कि वो लहू माफ कीजिएगा, अगर ये बात मैं अपनी वाज़ा करने में कामयाब हो गया हूं कि लहू क्या होती है, तो फिर हम अगली बात की तरफ चलते हैं कि जब आपने किसी को जख्म लगाया तो उस जख्मी के, उस बिस्मिल के, उस मकतूल के जिस्म से तो खून बाहर आ गया, जिसको हमने लहू का नाम दे दिया। ये बात हमें उन्होंने ग्रामेटिकल हवाले से, मानी के एतबार से खालिद अहमद साहब ने या शायर ने समझाई। दूसरी बात यह है कि वो लहू लहू क्यों हो गया था जो कातिल था वो लहू लहू क्यों हो गया था भाई? उसके तो अंदर से खून नहीं निकला। उसको तो जो खून लगा वो मकतूल की एम्ब्रेस की वजह से लगा, मकतूल के गले लगने की वजह से लगा। वो तो मकतूल का लहू था, कातिल का लहू तो नहीं था। अब ये ऐसी खूबसूरती है, ऐसी खूबसूरती है इस शेर में कि फिर मैं ये कहूंगा कि आप तलाज़मा सीखें प्लीज। जितने भी शायर हैं ना, खास तौर पे नौजवान, वो इस तलाज़मे को सीखने की कोशिश करें। यानी कि टेक्निकली आपने सही लफ्ज़ भी इस्तेमाल करना है और आपने उस लफ्ज़ को डीफिनोमिनलाइज भी करना है, पोइटिकली जस्टिफाई करना है उसको। तो यहां पे कातिल को जब लहू ही बाहर से आके उसको लग रहा है, मकतूल से लग रहा है, तो उसको लहू कहना कैसे जस्टिफाई होता है? मुहावराती सतह पे तो हो गया लहू लहू जस्टिफाई होना। अब मुहावराती सतह पे भी इसको जस्टिफाई करना इस मंजर के साथ अपनी जगह एक मौजज़ा है। लेकिन बहरहाल यहां हमें ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट आया है ना कातिल के अंदर, उस लम्हे जब जिसको उसने कत्ल किया है, जब वो उसके गले लगा है, ठीक है ना,
अब वो चाहे गले उसकी मोहब्बत में लगा है, चाहे गले बेबसी में लगा है, चाहे गिरते हुए उसने एक आखिरी सहारे के तौर पर उसके जिस्म को थामने की कोशिश की है, जिस तरह भी है, उसके नतीजे में कातिल को एक पैराडाइम शिफ्ट का सामना है। कातिल अपने अंदर से बदल गया है और तब्दीली हमेशा बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। तो ये जो लहू का इस्तेमाल है इस शेर में, और लहू के जो मानी हैं उनका सही इस्तेमाल मुहावराती तरतीब में रहते हुए फिक्र और फलसफे की सतह पे भी कर देना, ये खालिद अहमद साहब का जीनियस है। मैं फिर रिपीट किए देता हूं, तब्दीली अंदर से आती है। तो जो तब्दीली कातिल के अंदर से बाहर आई है वो वही लहू लेकर आया है जो लहू मकतूल का था, जो उसके इस वक्त जिस्म से या उसके कपड़ों से लग चुका है। वही लहू, उसी लहू ने इसके अंदर के लहू को खींचा और कातिल तब्दील हो गया था लहू वो भी। तो ये खालिद अहमद साहब की एक ऐसा कमाल है कि सिर्फ इसी शेर में ये लफ्जी बंदोबस्त नहीं है, उनके हर नसर के फिक्रे में, उनकी गुफ्तगू में, उनकी एक एक मिसरे में, उनकी एक एक नज़म की एक एक लाइन में ये इल्तज़ाम मौजूद रहता है। उम्मीद है कि आपको खालिद अहमद साहब किस तरह लफ्ज़ों का बर्ताव करते थे, शायद इस हवाले से कुछ नकात खुल गए हों। अब हम विदाउट फर्दर एडू अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ जाते हैं, जो सौती निज़ाम है। और सौती निज़ाम तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि जब मैं इस शेर के सौती निज़ाम पर गौर करने बैठा तो मैं तो खुद ही स्पीचलेस हो गया। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये इसको मैं बयान कैसे कर सकता हूँ, या बयान कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और यकीन मानिए अभी भी यही सूरत हाल है। मुझे नहीं मालूम कि मैं जिस तरह ये सौती माहौल मुझ पर खुला है, मैं उसको बयान करने पर, उसको कम्युनिकेट करने पर कुदरत रख पाऊँगा या नहीं रख पाऊँगा, लेकिन बहरहाल अपनी सी कोशिश ज़रूर करूँगा। अब आप ये देखिए, मैं अमूमन सौती हवाले से यही बात करता हूँ कि कहाँ खड़े लफ्ज़ हैं और कहाँ लेटे हुए लफ्ज़ हैं, कहाँ बैठे हुए लफ्ज़ हैं। और ये सौती माहौल की तरफ एक मैं आपको बरसबील तस्करा वाक़या भी सुनाता जाऊँ कि इस सौती माहौल के शेर में सौत की अहमियत क्या है। ये बात भी, ये नुक्ता भी कम अज़ कम मुझे तो खालिद अहमद साहब ने बजाते खुद तालीम किया। खालिद अहमद साहब का एक शेर था कि किन मुश्किलों हम आए हैं तदफीन के लिए, ए माँ कहें तो क्या के रहे उम्र भर कहाँ। तो साथ बैठे थे, उन्होंने मिसरा उठाया कि ए माँ बताएं क्या के रहे उम्र भर कहाँ। वाह वाह, उन्होंने कहा, खालिद साहब ने टोक दिया, उन्होंने कहा ना भाई ना, ए माँ बताएं क्या के रहे उम्र भर नहीं, ए माँ कहें तो क्या के रहे उम्र भर कहाँ। क्योंकि माँ का जिक्र है तो माँ के जिक्र में बताएं क्या खड़ा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल। मैं खड़ा हो सकता हूँ अपनी माँ के सामने, हम तो लेट जाएंगे, हम तो बैठ जाएंगे, हम तो बैठे बैठे लेटे लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे कि माँ कहें तो क्या कि रहे उम्र भर कहाँ। तो ये नुक्ता बेसिकली मुझे खालिद अहमद साहब ने ही तालीम किया था कि शेर की एक सौत होती है जो अमेलगमेट हुई होती है शेर की फिक्र के साथ, और ये सब चीज़ें जब मिल जाती हैं तभी एक बड़ा और अजीम शेर जो है उसको तख्लीक किया जा सकता है। तो अब ये देखिए, तो कमाल ही हो गया। मतलब मैं अमूमन ये देखता हूँ कि जी एक इल्तज़ाम होता है कि खड़े लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए या बैठे किए गए या कितने इस्तेमाल किए गए, खड़े कितने वगैरह, ये एक अमूमन शेर की मेरिट के ऊपर ये गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी कुछ प्रोग्राम्स कर लिए हैं, ऐसा सौती निज़ाम नहीं देखा कि जो सौती निज़ाम है, ठीक है, एक सौती निज़ाम है जो कि बहर की वजह से एक वज़न अपना एक सौत लेके आता है, रिदम लेके आता है। सौत नहीं होती, रिदम लेके आता है, लेकिन उस रिदम के, अपनी सौत को भी उस रिदम के मुताबिक मुंतबिक कर देना, ये खालिद अहमद साहब के शेर में मैंने देखा। अब आप भी देखिए प्लीज और हज उठाइए कि यूं लगा मैं गले से कातिल के, हो गया था लहू लहू वो भी। दोनों मिसरों में खड़े लफ्ज सिर्फ एक जगह इस्तेमाल हुए, लगा
और गया, ठीक है, बाकी सब लेटे लेटे लफ्ज। इससे कतई नजर के लगा और गया, यहां पे खड़ा लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पेश आई, ये मैं हर दफा बयान कर देता हूं, लेकिन इस तनाजुर में ये बात थोड़ी सी गैर अहम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बात तो फिर भी ठीक थी कि जी उस के लगा कहीं भी आ सकता था ऊपर वाले मिसरे में, गया कहीं भी आ सकता था निचले वाले मिसरे में, ठीक है ना। हम फिर भी यही बात कर रहे होते कि जी दोनों जगह एक एक जगह खड़े लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, वहां भी मजबूरी थी, यहां भी मजबूरी थी, या कोई ना कोई रीजन था जिसकी वजह से खड़े लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं, और बाकी सारे लेटे लफ्ज हैं। क्यों लेटे लफ्ज हैं ये तो हमें बात समझ में आई गई, क्योंकि जो फेल है यूं लगा मैं, तो वो क्योंकि फेल बताना है तो वर्ब जस्टिफाई करना है या वर्ब को खोलना है, तो इसलिए खड़ा लफ्ज है लगा मैं गले से कातिल, और कोई वर्ब नहीं है बीच में, यूं लगा मैं गले से कातिल के, हो गया था लहू लहू वो भी, तो इसमें भी फेल सिर्फ गया था वो है जो वर्ब है। तो क्योंकि सिर्फ ये दो ही वर्ब है लिहाजा दो खड़े लफ्ज हैं, मैं रुक नहीं सका, मैंने फिर भी आपको मुझे लगा था कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा, लेकिन बहरहाल चले अच्छा हुआ मैंने बयान कर दिया आपसे। बट बहरहाल यहां देखने वाली बात यह है कि भाई यूं लगा हो गया, यानी एन उस जगह जहां पे पहले मिसरे में खड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, एन उसी जगह उस बहर में उस वजन में एन उसी जगह उसी मकाम पर खड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस मामले का इल्तजाम सिर्फ खालिद अहमद साहब ही रख सकते थे, और ये शायद मैं इस वजह से वसूख से कह सकता हूं कि जिन लोगों ने खालिद साहब की आखिरी अयाम में, शाहिद माकली साहब हैं, कोई इम्तियाज़ अहमद साहब हैं, नवीद सादिक साहब हैं, इन लोगों ने आखिरी अयाम में खालिद अहमद साहब की किताब मुरतब की, और वो इस चीज़ के रावी हैं कि एक डायरी में एक एक शेर सैकड़ों दफ़ा लिखा होता था उसकी वेरिएशंस के साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद खालिद अहमद साहब ने उनको बहरहाल इतनी कुदरत उनकी रियाजत के नतीजे में अल्लाह ने अता कर दी थी कि ये चीज़ें बाकी शायरों को भी मिल जाती हैं, लेकिन जिस तरह मैं उमूमन कहता हूं कि ये कहकर ये सोचकर आप शायरी नहीं कर सकते नॉर्मली, लेकिन खालिद अहमद साहब के हम देखते हैं कि एक एक लफ्ज़ उन्होंने नाप तोल कर बोलना है, मुहावरे के तौर पे करेक्ट बोलना है, उसकी मीनिंग उन्होंने करेक्ट करनी है, एपिटमोलॉजी में उसके जितने जितने लफ्ज़ के मानी हैं उन सब मानियों को जस्टिफाई करना है उन्होंने। क्राफ्ट तो खैर उनके पास था ही था, फिक्र की सतह पर उन्होंने हर चीज हर एंगल जस्टिफाई करना है, चाहे वो जिस तरह हमने डिस्कस किया वो फ़लसफ़ा हो, वो नफ्सियात हो, वो समाज हो, वो हिस्ट्री हो, वो रोमान हो, जो हो, और जितनी तहरीक हैं आर्टिस्टिक तहरीक दुनिया में, हर मेरा दिल तो ये चाह रहा था, लेकिन जाहिर बात है मैं बहुत लंबा तो नहीं कर सकता इस वीडियो को कि मैं एक शायद किसी अल्लाह ने मौका दिया तो किसी और शेर पर मैं ये भी गुफ्तगू ज़रूर करूँगा कि जितनी जितनी अदब की और आर्ट की तहरीक आ रही हैं, एक एक तहरीक पर आप खालिद अहमद साहब का शेर पर रख के देख लें तो वो पूरा बैठता हुआ नज़र आता है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे आपको सौती निज़ाम के हवाले से बस यही बताना मकसूद था कि जिस तरह वज़न में इल्तज़ाम होते हैं, सौत में इल्तज़ाम, सौत में ख्याल और सबब उस सौत की जगह मुतय्यन करता है। अगर शायर उस सौत को उस जगह लेकर आना चाहे जहाँ वो वज़न के साथ कोइंसाइड कर लें, तो उस शायर को हम कहेंगे कि ये कोई खालिद अहमद के पाए का शायर है। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली दफ़ा एक नए शेर के साथ फिर से हाज़िरी होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और सोचते रहिए।